हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं और उसकी डेफिनेशंस जो थी वो देखी थी। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस में क्यों लाते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ओनर्स वेल्थ economic welfare throughout the use of financial resources. The financial management aims at economic maximization of the owner who are the shareholders of the company। कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि जो ओनर है उनकी जो वेल्थ है मतलब कि उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसको मैक्सिमाइज करना एज वेल एज उसकी जो इनकम है वो बढ़ाना। और फाइनेंशियल रिसोर्स का मेन एम यही होता है कि उसके जो ओनर्स है उनकी जो वेल्थ है उनकी जो इनकम है वो बढ़ी रहे। देयर आर टू अप्रोच फॉर दिस एज फॉलो। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कि मोटिव होते हैं। फर्स्ट होता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना एंड सेकंड होता है हमारी जो वेल्थ है हमारी जो असेट्स है उसे मैक्सिमाइज करना। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हम किस तरह से कर सकते हैं। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम ऑफ कंपनी। इन्वेस्टर्स परचेस द शेयर ऑफ कंपनी होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड। According to this approach, company should earn maximum profit out of which available resource and dividend policy should be based on maximization of profit. In addition to this approach suggests that the company should accept profitable projects only. Company can increase earning per share through the objective of maximization of profit। अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया मतलब कि जो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली हम मैं हूँ या आप हो, हम लोग यही सोचते हैं कि हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता हो और हमारा मिनिमम लॉस हो। तो इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते जो शेयर होल्डर्स की उन्हें होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट करे। अब कंपनी प्रॉफिट कब कर मतलब कि वो कंपनी उन्हें डिविडेंड कब दे पाएगी कि अगर उनका प्रॉफिट अच्छा होगा उस कंपनी का। इसलिए कंपनी को इस तरह से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फाइनेंस को अरेंज करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिससे उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही वो उनके शेयर होल्डर्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे पाएंगे। सेकेंड प्रॉफिट है यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। The objective of wealth maximization is also known as net present value। मतलब कि हम हमारी जो इन्वेस्टमेंट है कि हमारे पास जो असेट्स है उसे हम बढ़ाएं, उसे हम क्या कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स अ वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खासी वो असेट्स जो है क्रिएट करता है। हियर द फाइनेंशियल डिसीजंस रिजल्टिंग द इंक्रीज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। The wealth maximization approach on the concept of the cash flow. Only cash flow is considered as a measurement of accounting profit is ignored। अब यहाँ पे वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन है ना, दैट मीन्स कि जो कैश फ्लो है मतलब कि जो कंपनी के अंदर कैश की इनकम और आउट गोइंग है उसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर कंपनी के पास कैश ज़्यादा इनकम होती है दैट मीन्स कि कंपनी की जो हम बोल सकते हैं कि वेल्थ है वो अच्छी, और यहाँ पे कैश फ्लो को ज़्यादा ध्यान में रखा गया। बट अकाउंटिंग प्रॉफिट को यहाँ पे इग्नोर किया कि हमने जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करें वो यहाँ पे ध्यान में नहीं दिया जाता। तो ये था सेकंड कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे हम वेल्थ मतलब कि कैश को हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं, कैश को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ट्राई करते हैं। The net present value of the wealth is the difference between present value of wealth and investment required। कि अब यहाँ पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ मतलब कि हमारी जो असेट्स उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। Financial management should take such a financial decisions by which the wealth of the company is maximized। कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना, किस तरह से डिसीजंस लेना कि जहाँ पे उनको जो फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग कर सके, उनका प्रॉफिट जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सके। If the wealth of the company is maximized, it will reflected into the price of the share of the company in the stock exchange। कि यहाँ पे अगर उनकी वेल्थ बढ़ती तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा, शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि उनके
उस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, एज अ रिजल्ट उसके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती रहेगी। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स विल बी इंक्रीज इन द शेयर मार्केट, एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज, ड्यू टू दिस शेयर होल्डर्स असेट्स इंक्रीज। अगर बिजनेस की असेट्स इंक्रीज होती है तो एज वेल एज शेयर होल्डर की जो शेयर की प्राइस भी बढ़ती है, और एज वेल एज उसकी जो असेट्स है उनकी जो शेयर की प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। The objective of wealth maximization is appropriate and universally accepted. The objective of wealth maximization is superior to that of profit maximization. Professor Solomon has favored the objective of wealth maximization. अब यहाँ पे जो प्रॉफिट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो उसे ज़्यादा फोकस किया गया वो ज़्यादा फेवरेबल लगा, क्योंकि उसके कारण कंपनी की वेल्थ तो बढ़ती है और एज वेल एज शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी यहाँ पे बढ़ती ही है। सो इस तरह से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमारे बिजनेस में लेके आते हैं कि ताकि हमारी जो फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग रह सके और एज वेल एज उनकी जो कोई भी कंपनी की वेल्थ जो है वो बनी इंक्रीज भी हो सके। तो ये तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में देखा। अब उसकी बिजनेस में इम्पोर्टेंस क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें इस तरह से दिया गया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू करंट चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक फ्लोस एट अ ग्लोबल लेवल आफ्टर 1950। कि यहाँ पे पहले इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखा जाता था, बट जैसे जैसे 1950 के बाद इकोनॉमिकली जो चेंजेस आए हैं और बिजनेस में जो चेंजेस आए उसके कारण यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो कोई भी बिजनेस में बढ़ती गई है। फर्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंस का पॉइंट दिया है कि एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमें बताता है कि हमें कब हमारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी शॉर्ट टर्म की ज़रूरत पड़ेगी और कितने टाइम तक हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट्स हाउ मच लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस की, जैसा कि अभी मैंने बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है कि हमें कितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड इज एक्वायरिंग फाइनेंस, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्वायर्स फाइनेंस एट अ मिनिमम कॉस्ट बाय सीकिंग द सोर्सेज इकोनॉमिकली। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हमें सोर्सेज का भी इजीली पता चलता है कि हमें कौन से सोर्स से मिनिमम रेट में हमें मैक्सिमम फाइनेंस जो है वो मिल सकता है। उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज कम्बाइंड विथ इफेक्टिव कंट्रोलिंग टू मेक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कि यहाँ पे हम फाइनेंस प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमारे जो बिजनेस है उसमें हम फाइनेंस को कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है प्रॉपर केयर के साथ यूज़ करेंगे तो, और कंट्रोलिंग के साथ यूज़ करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो एकदम इफिशिएंटली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलेगा। देन फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, it distribute finance among different department in such a way that every department get adequate finance, कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है कि जैसे सारे डिपार्टमेंट को इक्वली जो है वो फाइनेंस मिल सके, उन्हें जितनी ज़रूरत हो उतना फाइनेंस मिल सके और कोई भी डिपार्टमेंट में जो एक डिस्टर्बेंस ना आए और सारा काम ईजिली हो सके। फिफ्थ पॉइंट इज maintaining liquidity, it maintains liquidity by preparing cash flow statement and cash budget so that define a cash balance can be maintained on hand। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट बनाता है कि हमें कौन सी जगह पे कितना खर्चा करना है, कैसे करना है, कितना हमारी कैश गई है, कैसे गई, हमारे पास कितनी इनकम आई है, ये सारी चीज़ों का एक स्टेटमेंट बनाता है और एज अ रिज़ल्ट हमें पता चलता है कि हमारे पास कैश कितनी रहने वाली है और हमें कितना खर्चा करना है, और अगर ओवर बजट जाता है तो हमें बजट में रह के खर्चा करना किस तरह से करना चाहिए वो हमें यहाँ पे बताता है। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट determines which part of profit is to be distributed as a dividend amongst the shareholders and what part of profit is to be reinvested in business, कि यहाँ पे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है कि हमें कौन सा पार्ट जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में देना है, कौन से पार्ट जो है वो हमें री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू पता चलती है। मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स,
कैश, डेप्टर्स, इन्वेंटरी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। कि जैसा कि आपको पता ही है कि करंट एसेट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं कि कैश है, डेप्टर्स है, इन्वेंट्री दैट मीन्स कि स्टॉक है, फिर सिक्योरिटीज़ दैट मीन्स बिल्स रिसीवेबल है, जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं वो, और बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमारी करंट एसेट्स है। दैट मीन्स कि उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाई जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कि हमें मैक्सिमम हम करंट एसेट्स को इजीली अच्छे से रख सकें। 8th पॉइंट इज फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक important decisions regarding capital budget, dividend policy, reinvestment of profit, etc., and maintain coordination amongst the various financial decisions. For example, coordination between dividend policy and reinvestment of प्रॉफिट। कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है अलग अलग टाइम पे कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ों की पॉलिसीज़ बनाता है और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी बना के रखता है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो कितना पार्ट हमें प्रॉफिट डिविडेंड देना है और कितना हमें री इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू पता चलती हैं। आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। Financial management significantly contribute in the progress and development of business. Efficient financial management generate financial facilities so that employees' salary and creditors' payment can be made in time. As a result, credit of business increase। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के डेवलपमेंट और उसकी प्रोग्रेस में और उसके बिजनेस में एक एफिशिएंट रोल प्ले करता है। कि अगर वो प्रॉपर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जो है वो हमें मिलती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू, एज अ रिजल्ट हम एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम सैलरी दे सकते हैं, क्रेडिटर्स को हम टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकते हैं, और उसके कारण हमारे जो बिज़नेस है उसकी इंप्रेशन जो है वो उनके जो शेयर होल्डर्स है, उनके क्रेडिटर्स है, उनके बीच में अच्छी रहती है और उनकी जो फर्म है उसकी इमेज जो है वो बनी रहती है। इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बिज़नेस में काम करता है कि उसके कारण बिज़नेस की जो इमेज है, प्रेस्टीज है, वो बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस देखी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद कितना कितना बेनिफिट जो है वो हमें हो सकता है, वो हमने यहाँ पे देखा। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको करने हैं, लिखने हैं और लर्न भी करने हैं बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था। थैंक यू।